हेलो एवरीवन, दिस इज अविजैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो आज हम कुछ स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, इनकी बात करेंगे, इनके बारे में बताएंगे। तो ये जो चित्र में आपको शो हो रही है, ये एक नृत्य करती हुई लड़की, इसका फिगर है ये। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम। तो नृत्यांगना, नृत्य करती हुई लड़की, इसका जो शीर्षक है, टाइटल है, वो क्या है? नृत्यांगना। और यह किस माध्यम में, किस मीडियम में बनी है? तो ये मेटल में बनी है, धातु में बनी है। ठीक है, बात करते हैं कि अभी किस युग की बनी है। तो ये हड़प्पा काल इसकी बनी है। और स्थान कहाँ है इसका, कहाँ है ये? मोहनजोदाड़ो में। और इस मूर्ति का जो आकार है, नृत्य करती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल, इसका आकार जो है लगभग 4 इंच है। और किस कलाकार द्वारा बनाई गई है अज्ञात है, किसी को नहीं पता है। और भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसका संकलन है। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी मेन इम्पोर्टेंट बातें थी। आगे देखते हैं अब कि यह जो मूर्ति बनी है, यह किसकी बनी है? धातु की बनी है, जो भी बताया है मैंने। और सिंधु घाटी के कलाकारों की कलात्मकता और तकनीकी कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि उस समय के टाइम में भी, सिंधु घाटी के टाइम में भी कलाकारों ने कितनी कलात्मकता से, तकनीकी से इस मूर्ति को बनाया है। ठीक है, तो इस नई आकृति में धातु पर की गई कलाकारी तकनीकी कौशल का एक विशेष नमूना है। यह मूर्ति देखने में काफ़ी पतली और लंबी है तथा इसमें क्या है? लयात्मकता है। ठीक है, इस वास्तुकला में कुछ दर्शनीय बातें नजर आती है। पहली कि जहाँ इसे निःवस्त्र दिखाया गया है, बिना कपड़ों के दिखाया गया है, वही क्या दिखाया गया है? इसके बाएं हाथ में लगभग कंधों तक चूड़ियाँ क्या दिखाई गई है? जैसे इस मूर्ति में क्या है कि ये दिखाया गया है इसको निवस्त्र, बिना वस्त्रों के। लेकिन क्या है, इसके बाएं हाथ में कहाँ तक, ये बायां हाथ है इसका, लेफ्ट हैंड, तो इसमें कहाँ तक दिखाई गई है? कंधों तक चूड़ियाँ इसको दिखाई गई हैं। ठीक है, तो इसके बाएं हाथ में लगभग कंधों तक चूड़ियाँ इसने पहनी हुई हैं, उसको दिखाया गया है। ठीक उसी तरह जैसे हम गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में आजकल के आदिवासी लोगों को देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण आकर्षण उनका केश विन्यास है। अन्य देवियों की छोटे कद की मूर्तियों में सजाए गए बालों का विन्यास विलक्षण है। ये मूर्तियाँ इसी सभ्यता की देन है। तो इसमें दो चीज़ बहुत अच्छी बताई हैं, ये फोकस करना इस पर। इस मूर्ति में समकालीन शैली की झलक है। जूड़े के तौर पर उनके बाल कैसे बनाए गए हैं? बांधे गए हैं जूड़े के तौर पर, जैसा चित्र में दिखाया गया है कि बाल कैसे दिखाए गए हैं, जूड़े के तौर पर बांधे हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, इसके खड़े होने या बैठने का तरीका दर्शनीय है। यह अपनी कमर पर दायां हाथ रखा हुआ था और बायां हाथ अपनी जांग पर रखकर लेटे रहने की मुद्रा में है। मूर्ति जिस प्रकार ढली है, जिस प्रकार बनाई गई है, वे अपने आप में क्या है? पूर्ण है। और यह मूर्ति उस युग में कलाकार की धातु पर कलाकृति बनाने के गुण को स्पष्ट करती है। ठीक, तो वास्तुकला के क्षेत्र में उच्च स्तरीय कला का प्रदर्शन हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि मूर्ति की ऊंचाई लगभग 4 इंच ही है, तो भी यह देखने में क्या लगती है? बड़ी लगती है। ठीक है, तो यह देखने में बड़ी लगती है। मूर्ति का यह जो आकर्षण अपने में विशेषता लिए हुए है। और इस नाचती लड़की की मूर्ति में कलाकार द्वारा कला की कलात्मकता विशेषताओं का मिश्रण बहुत ही अच्छी तरह से कुशलता के साथ किया गया है। ठीक है, तो जैसा भी बताया था, ये दाहिना हाथ है, ये इस कमर पर है। और जो इसका लेफ्ट हैंड है, ये कहाँ पर है? इसकी पैर पर है, मतलब जंघा पर। ठीक है, ये ऐसे दिखाया गया है। ठीक, घुटने तक आ रहा है वैसे इसमें, इसमें क्या ठीक है, जांग पर रखकर लेटे रहने की मुद्रा में, मतलब उस पर वो सपोर्ट कर रही है कि इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि इसके सहारे खड़ी हो रही है, जैसे हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको लेटी हुई मुद्रा इन्होंने बोल दिया। ठीक, आगे देखते हैं। ये एक स्कल्पचर है बुल का। ठीक है,
तो ये रामपुरवा बुल कैपिटल, तो इसके बारे में बात करते हैं अब। तो शीर्षक क्या है इसका, रामपुरवा बुल कैपिटल, और किस मीडियम में बना है, पॉलिश किया हुआ है बालू का पत्थर से, और किस टाइम का है, किस समय का है, मौर्य काल, ईसा पूर्व 3री सदी, और कहाँ से प्राप्त हुआ है, रामपुरवा से। आकार इसका लगभग 7 फीट है। कलाकार का नाम कुछ नहीं पता, अज्ञात है। और कहाँ पर है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में ये है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो सम्राट अशोक ने राजकीय आज्ञाओं तथा भगवान बुद्ध के सद्वचनों को स्तंभों, चट्टानों और पत्थरों के टुकड़ों पर खुदवाए थे। ठीक है, किसने, सम्राट अशोक ने। जो भी भगवान बुद्ध के अच्छे वचन थे, सद्वचन थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको स्तंभ पर, चट्टान पर, पत्थर के टुकड़ों पर उसको खुदवा दिया था लेख रूप में। ठीक है, तो अशोक के स्तंभ भारत के प्रत्येक क्षेत्र में सिवाय सुदूर दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके स्तंभों के 3 हिस्से थे। पहला तो उनका क्या होता था, पहला उनका आधार होता था जो एक बड़े हुए तीर की भांति हुआ करता था, और दूसरा हिस्सा उनका स्तंभ का सजा हुआ शीर्ष होता था। उस हिस्से को शीर्ष कहा जाता था। तो शीर्षों में अधिकांशतः एक या अधिक पशुओं की आकृतियां उल्टे कमल के साथ खुदी होती थी, और ये कमल इन पशु की आकृतियों के लिए एक आधार का कार्य करते थे, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, उल्टे कमल की, और किसका, बेस का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक, बेस का काम ये कर रहे हैं, आधार का। तो पशु की आकृति एवं कमल के बीच शीर्ष फलक कही जाने वाली काफी मोटी आकृति को घुसा दिया जाता है। तो अशोक के काल में जितने भी शीर्ष बने हैं उनमें सांड का शीर्ष सबसे प्रसिद्ध है। इसे रामपुरवा बुल कैपिटल मतलब बैल का शीर्ष। पशु की आकृति और कमल के बीच शीर्ष फलक कही जाने वाली काफी मोटी आकृति को क्या कर दिया जाता है, घुसा दिया जाता था। तो अशोक के काल में जितने भी शीर्ष बने हैं उनमें क्या है, सांड का शीर्ष सबसे प्रसिद्ध है, और इसे रामपुरवा बुल कैपिटल बैल का शीर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम उसके उपलब्ध होने के स्थान के आधार पर प्रचलित हुआ कि जहाँ से ये मिला है, इसलिए इसको रामपुरवा बुल कैपिटल कहते हैं। तो इस शीर्ष का आधार एक घंटी के आकार के उल्टे कमल से बना है। ये अभी दिखाया था चित्र में, एक घंटी के आकार के उसमें उल्टे कमल के रूप में इसका आधार बना है। ठीक है, उसके बाद शीर्ष फलक तथा शीर्ष पर राज के बैल का सिर रखा होता था, और शीर्ष फलक के चारों ओर पेड़ पौधों की चित्रकारी होती है। जानकारों के मतानुसार इसकी प्रेरणा मध्य पूर्व या ग्रीक प्रणाली से प्राप्त हुई होगी, और यह रूपरेखा बहुत ही सूक्ष्मता तथा विशुद्धता से की गई नक्काशी का उदाहरण है। कमल तथा शीर्ष फलक के ऊपर बैल की आकृति हावी होती दिखाई देती है। कमल और शीर्ष फलक के ऊपर किसकी आकृति बनी हुई है, बैल की। ठीक है, तो यद्यपि 4 टांगों के बीच के पत्थर के टुकड़ों को नहीं खोदा जाता है, फिर भी तथापि बैल की सुंदरता या शक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बैल की शक्ति तथा उसके भारी भरकम होने का अनुभव किया जा सकता है, और इसी में कलाकार की सफलता निहित है। वस्तुतः आधार कमल तथा शीर्ष फलक की सजावटी विशेषता से बैल की सामान्य प्रस्तुति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो बैल पर की गई खुदाई स्पष्टतः भारतीय मूर्तिकारों की कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। तो बैल के शीर्ष की अति विशेषता उस पर की गई पॉलिश की क्या है, चमक है, और अशोक युग से मौर्य युग के मूर्तिकारों की यही सर्वप्रमुख विशेषता रही है, क्या, पॉलिश की चमक। एक विद्वान के अनुसार अच्छी पॉलिश करने की यह योग्यता मध्य पूर्व के मूर्तिकारों से सीखी गई है। ठीक है, तो ये किसका था, बैल का। तो इसमें क्या है, यहाँ पे फूल पत्तियों का चित्रण है, और जैसा इसमें बताया गया था अभी कि इसके पैर के, जैसे इसके 4 पैर हैं, तो इसको यहाँ से खोदा नहीं गया था अलग से, लेकिन फिर भी क्या है, इस चीज़ को मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत भद्दी लग रही है, बेकार लग रही है, बहुत अच्छी लगती है ये दिखने में। ठीक है, इस पर इसकी जो सुंदरता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो ये है ऐश्वेत राजकुमारी का चित्र है। ठीक है, ये इसका फेस दिखाया गया है, थोड़ा सा ब्लर है ये। ठीक, ये इसकी नेक है, नेक में एक हार भी है। ठीक, तो इसके बारे में बात करते हैं, ऐश्वेत राजकुमारी। तो शीर्षक क्या हुआ, टाइटल इसका जो हुआ ऐश्वेत राजकुमारी। ठीक है, और
माध्यम मीडियम क्या है इसका? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र है ये। भित्ति चित्र जानते हो, जो दीवार पर भित्ति पर बनते हैं। समय दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी, मतलब गुप्त काल, वाकाटक का। और उपलब्धि स्थान कहाँ से मिला है? अजंता से मिला है ये चित्र। और आकार 20 फीट गुना 6 फीट लगभग इसका ये आकार है। और कलाकार का नाम नहीं पता, अज्ञात है। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के निकट अजंता की गुफाएं हैं, ये आप सभी को पता है। ठीक, इस गुफाओं का नामकरण पास के ही गांव अजिंत से पड़ा, जिसलिए इसको अजंता कहा गया है। पूर्ण एवं अपूर्ण गुफाएं कुल मिलाकर ये 30 हैं। और इन गुफाओं में कुछ गुफाओं का उपयोग पूजा के स्थान तथा उनमें से अधिकांश मठों विहारों के रूप में होते रहे। तो चैत्यों पूजा के स्थान और मठ जो होते थे वो विहार। तो अजंता की कलाकृतियाँ 2 चरणों में पूरी हुई हैं। तो हीनयान चरण में हुई, जिसमें क्या हुआ, भगवान बुद्ध के प्रतीकों के माध्यम से उनको दर्शाया गया। ठीक। और दूसरा चरण महायान है, जिसमें भगवान बुद्ध को मानवीय रूप में दिखाया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से कौन से चरण में दर्शाया गया? तो वो है हीनयान। और मानवीय रूप में कौन से उसमें दर्शाया गया? वो है महायान। ठीक है। तो अधिकांश अजंता चित्र जो हैं वो वाकाटक काल में ही बने हैं, वाकाटक पीरियड में। तो भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता चित्रों का एक अभूतपूर्व स्थान है। ये अजंता के भित्ति चित्र फ्रेस्को जो पद्धति है उससे नहीं बनाए गए। ठीक है। फ्रेस्को एक रूसी पद्धति है, जिसमें क्या होता है, रंगों को पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, जिससे क्या हो, वे बंध सके, तथा उन रंगों से सूखे या गीले प्लास्टर पर चित्रकारी की जाती है। परंतु अजंता के चित्रकारों ने परंपरावादी कौन सी पद्धति यूज़ की है? टेम्परा पद्धति का प्रयोग किया है। तो अजंता के भित्ति चित्रों का विषय मूल रूप से धार्मिक था। इसके साथ साथ कलाकारों को अपनी रचनात्मकता और कलात्मकता कला के प्रदर्शन की अनुमति भी थी कि वे कर सकते थे। इसके लिए उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए। इन भित्ति चित्रों की विशेषता यह भी है कि धार्मिक विषयों से संबंध चित्रों को साधारण जन भी देखकर आनंदित हो सकता है। साधारण जन जो मतलब ड्राइंग से रिलेटेड नहीं है, तो साधारण जन, नॉर्मल, वे भी मतलब आनंद ले सकते हैं, उनको भी समझ आ सकते हैं। ठीक है। अजंता चित्रों में अश्वेत राजकुमारी, जिसको ब्लैक प्रिंसेस बोलते हैं, सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। तो इन चित्रों में स्वतंत्र रेखाओं का प्रयोग तथा कलाकार की कला के द्वारा प्रदर्शित अंगों का गुण सामंजस्य, चेहरे का थोड़ा सा तिरछापन, चेहरे को कैसा दिखाया गया है इसमें, तिरछा, और आँखों की नक्काशी, सभी कुछ कलाकारों की सिद्धहस्तता के नमूने हैं तथा अपनी तुलिका पर कलाकार का नियंत्रण दर्शाते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि जो चित्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं वे भी रंगों का सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं। चित्रों में संगीत की गीतात्मकता का अनुभव होता है और शरीर के अंगों की परिरेखाएं, उनकी कोमलता, गर्दन का थोड़ा सा सूक्ष्म झुकाव तथा सरलता चित्रों में एक दिव्य विशेषता झलकाती है। जिन रंगों का प्रयोग किया गया है वे अत्यंत सहज हैं तथा उनमें चटकीलेपन का अभाव है। ठीक है। तो ये हो गया अश्वेत राजकुमारी के चित्र के बारे में। ठीक, थोड़ा तिरछा चेहरा है, रंगों को बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया है। ठीक है ना, गर्दन तिरछी है इसमें, तो ये चीज़ इसका बताया गया। थोड़ा सा झुकाव है, मतलब गर्दन में सूक्ष्म झुकाव। ठीक। और आंखों की नक्काशी दिखाई गई है। हालांकि इस चित्र में ब्लर है तो नहीं दिख रही है, आप नेट पे डाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना वीनस का जन्म। ठीक है, ये भी थोड़ा ब्लर चित्र आ गया। तो वीनस का जन्म शीर्षक है, टाइटल वीनस का जन्म, और कलाकार इसके कौन है? सैंड्रो बॉटिचेली। ठीक। माध्यम इसका कैनवास पर डिस्टेम्पर, और समय इसका है, टाइम पीरियड 1485 से 1486, और शैली पुनर्जागरण काल, और इसका संकलन कहाँ है? फ्लोरेंस में गैलेरिया देगली उफिजी में इसका संकलन है। ठीक है। तो बात करते हैं इसकी। 1486 के आसपास सैंड्रो बॉटिचेली ने वीनस का जन्म नामक चित्र बनाया। कब बनाया था उन्होंने? 1486 में। ठीक है, 1486 में। तो दूसरी शती के महान प्राचीन यूनानी ग्रीक कलाकारों
कलाकारों की श्रेष्ठतम कृतियों से प्रेरणा पाकर बनाए गए चित्रों में इसकी गणना की जाती है। प्राचीन ग्रीक कलाकारों की प्रेरणा से बनी है कलाकृति पुनर्जागरण की सबसे बड़ी मिसाल है। इस चित्र में ग्रीस की प्राचीन देवी वीनस को, ठीक है, किस में से पैदा होते हुए दिखाया गया है? ये सीप है, ठीक है, ये सीप है, इसमें से इसको पैदा होते हुए दिखाया गया है, ठीक है। सीपी में से पैदा होते हुए दिखाया गया है। निर्वस्त्र देवी सांसारिक प्रेम के स्थान पर आध्यात्मिक प्रेम को निरूपित करती है। जो निर्वस्त्र देवी है, जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, वे सांसारिक प्रेम के स्थान पर किसको कर रही हैं? आध्यात्मिक को, ठीक है। इन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, ये रही। सौंदर्य तथा सत्य के प्रतीक के रूप में यह वीनस एक पूरी वयस्क स्त्री के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। तो वीनस कैसी दिखाई देती है? पूरी एक वयस्क स्त्री के रूप में दिखाई देती है। ये वीनस है, इस सीप में से पैदा हुई है, निर्वस्त्र है, तो बिल्कुल एक वयस्क है, ठीक है। इसको इसमें दिखाया गया है, ठीक, दिखाई देती है। इसी चित्र में एक ऋतुओं की देवी उपस्थित होती है, जो वीनस को फूलों से कड़ा हुआ कसीदा किया हुआ कपड़ा देती है, जिससे वह अपना शरीर ढक सके, ठीक। दूसरी ओर पवन देव, ये जो स्त्री है, ये क्या दे रही है? इसमें चित्र में इतना शो नहीं है, आप देख सकते हैं नेट पे। ये जो देवी है, ये इसको क्या दे रही है? ये इसको एक कपड़ा दे रही है ताकि ये अपने शरीर को ढक सके। और ये क्या है? हवा में उड़ते हुए देव हैं, ठीक है ना। तो फूलों से कड़ा हुआ कपड़ा देती है जिससे वो अपना शरीर ढक सके। दूसरे पवन देव जैसे देवदूत वायु को प्रवाहित करते हुए दिखाई देते हैं। तो वीनस इन दोनों के बीच में, किसके बीच में? ऋतुओं की देवी के बीच में, ठीक है, और वायु जो पवन देव है उनके बीच में विनयशील मुद्रा में खड़ी है, जिसको देखकर प्राचीन गोथिक कला तथा मूर्तियों का स्मरण होता है। तो वीनस की शारीरिक संरचना पूर्ण रूप से कैसी है? प्राचीन यथार्थवाद का प्रदर्शन उसमें नहीं है, क्योंकि वीनस की गर्दन कैसी दिखाई गई है? गर्दन इसकी लंबी और बायां कंधा असामान्य तरीके से किसी कोण पर झुका हुआ है, और उसके शरीर के अंग पतले और लंबे हैं। प्राकृतिक प्रकाश के प्रयोग से चित्र में कोमल तथा शांतिमय सौंदर्य का आभास होता है, ठीक है। तो कैसी दिखाई गई है? शरीर के जो अंग है वो पतले हैं और कोमल है, और थोड़ी सी झुकी हुई है ये, ठीक है, और सीधी खड़ी हुई है, ठीक। तो और गर्दन इनकी कैसी है? लंबी, ठीक। आगे देखते हैं आप मोनालिसा। ये मोनालिसा है। टाइटल क्या है मोनालिसा? कलाकार लियोनार्डो दा विंची। माध्यम पहाड़ी लकड़ी पर। किस पर बना है? पहाड़ी लकड़ी पर, तैलीय रंग से। समय इसका 16वीं शताब्दी। शैली पुनर्जागरण कालीन। और कहाँ पर है? लूव्र संग्रहालय, पेरिस, ठीक। इसके बारे में और देखते हैं। मोस्टली सभी को बहुत अच्छे से पता होगा इनके बारे में। तो लियोनार्डो दा विंची 1452 से 1519 एक कैसे कलाकार हैं? इटालियन कलाकार हैं, इटालियन चित्रकार हैं। उन्हें एक वैज्ञानिक भी माना जाता है और कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। तो उनकी विभिन्न प्रसिद्ध कलाकृतियों में कौन कौन सी है? लास्ट सपर है, वर्जिन ऑफ रॉक है, और मोनालिसा, जो ये विशेष रूप से विश्वव्यापी विख्याति की है। तो मोनालिसा को 16वीं शताब्दी में पहाड़ी लकड़ी पर, कैसी लकड़ी पर? पहाड़ी लकड़ी पर तैलीय माध्यम में बनाया गया था। और यह चित्र कैसा है? एक महिला का है, जिसके चेहरे पर एक ऐसी रहस्यात्मक मुस्कुराहट है मानो वह दर्शक का स्वागत कर रही हो। तो सभी को पता है कि मोनालिसा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? मोनालिसा अपनी मुस्कुराहट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो 16वीं शताब्दी में पहाड़ी लकड़ी पर तैलीय माध्यम में बनाई गई है, और यह अपनी रहस्यात्मक, कैसी रहस्यात्मक मुस्कुराहट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो लियोनार्डो ने इस चित्र को पिरामिड डिज़ाइन में बनाया है। कैसे डिज़ाइन में बनाया है? पिरामिड डिज़ाइन में बनाया है, और जिसमें उसके जुड़े हुए हाथ आधार का काम करते हैं। प्रकाश और छाया के प्रयोग में क्या है? नाटकीय विषमता है।
चेहरा, बाल, घूंघट तथा छाया जैसे विभिन्न तथ्यों से उद्दीप्त है। तो मोनालिसा के चित्र में उसके चेहरे पर बाल कहीं नहीं दिखाई देते, भौवें और पलकें तक भी नहीं दिखाई देती। फिर भी महिला के चित्र के चेहरे पर मुस्कुराहट उसकी आंखों को देखने से बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, उसके मुंह पर देखने से यह मुस्कुराहट इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस चित्र के पार्श्व में एक विशाल प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है। पार्श्व मतलब पीछे, जिसमें क्या है, बर्फ से ढके पहाड़, घाटी तथा जिसमें क्या है, बर्फ से ढके पहाड़ हैं, घाटी हैं, तिरछी नदी, इन ये चित्रित हैं। तो मोनालिसा के चित्र के निरूपण में चित्रकार लियोनार्डो की मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने की सूक्ष्म दृष्टि परिलक्षित होती है। तो ये मोनालिसा के बारे में बताया था आपको। आगे देखते हैं अब है पिएटा। ठीक है, कैसा चित्र है ये? तो पिएटा चित्र है, किसने बनाया? कलाकार माइकल एंजिलो। और माध्यम क्या है इसका? संगमरमर मूर्ति। और समय, टाइमिंग पीरियड 1498 से 1499। शैली इसकी पुनर्जागरण। और संकलन इसका कहाँ है? सेंट पीटर, रोम। ठीक है, तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये किसका चित्र है? ये पिएटा का चित्र है। ठीक है, किसका है? पिएटा का। तो इसमें जो पिएटा है, ये माइकल एंजिलो द्वारा सन 1498 से 99 में पिएटा की यह मूर्ति क्या है, बनाई गई है। और इसे कैसे बनाया गया है? संगमरमर की एक ही शिला से। और इस प्रसिद्ध मूर्ति में जो ये कुमारी मैरी है, कौन? ये कुमारी मैरी जो है, ये निर्जीव शिशु को, जो कि मृतावस्था में है, इनको अपनी गोद में उठाए हुए है। ठीक है, तो निर्जीव यीशु के शरीर को गोदी में लिए हुए इसको दिखाया गया है। माँ बैठी है तथा जो यीशु है वो मृतावस्था में माँ की गोद में है। तो मूर्तिकार की कला में पुनर्जागरण युग के सौंदर्य का प्राचीन आदर्श तथा कलाकार की अपनी अंतर्दृष्टि और अभिव्यक्ति की समन्वयात्मक एवं संतुलित व्याख्या है। तो इस वास्तु संरचना की आकृति स्तंभीय है, एक स्तंभ के रूप में है। यहाँ पर कलाकार ने मडोना की शुचिता सिद्ध करने के लिए मडोना को उसके पुत्र यीशु से कम उम्र का दिखाया है। ठीक है, कैसा दिखाया गया? यीशु से कम उम्र का। तो माइकल एंजिलो की यह मूर्ति रचना सबसे उत्कृष्ट और परिष्कृत है। मूर्ति सजे वस्त्रों में अद्भुत प्रवाह है और शारीरिक संरचना भी अद्भुत है। तो माइकल एंजिलो द्वारा बनाए गए डेविड मोसिस तथा रोम में सिस्टाइन चर्च की छतों पर गीले प्लास्टर पर बनाए गए भित्ति चित्र बहुत मशहूर है। कौन कौन से? डेविड मोसिस तथा रोम में स्थित क्या है? सिस्टाइन चैपल की जो छत है, ठीक है ना, उस पर गीले प्लास्टर पर बनाए गए भित्ति चित्र कैसे हैं? उसके माइकल एंजिलो के फेमस है। ठीक है, तो ये पिएटा के बारे में बताया गया था कि जो वस्त्र हैं वो भी बहुत बखूबी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से इनको दर्शाया गया है। ठीक है ना, आगे देखते हैं द नाइट वॉच। जो द नाइट वॉच है, किसका चित्र है? रैम्ब्रा का। किस मीडियम में बना है? किस माध्यम में बना है? मीडियम में बना है, कैनवास पर बना है, तैलीय रंग में, ऑयल में। और समय इसका 1642 है। और कौन सी शैली? बैरोक, पुनर्जागरण। और संकलन कहाँ है? हॉलैंड, एम्स्टर्डम में रिक्स संग्रहालय। ठीक है, तो बात करते हैं रैम्ब्रा की। रैम्ब्रा एक डच चित्रकार थे और एक यथार्थवादी थे, रियलिस्टिक थे। और उनके अधिकांश चित्रों में हम प्रकाश और छाया का रहस्यवादी प्रदर्शन देखते हैं। तो इस प्रकार से उनके चित्रों में चित्र की क्या है? आत्मा का अधिक प्रदर्शन होता है। तो 1640 से 42 के बीच में रैम्ब्रा ने द नाइट वॉच, किसका? द नाइट वॉच का चित्रण किया। तो काफ़ी समय तक यह चित्र गहरी वार्निश मतलब रोगन से पुती हुई पड़ी रही, जिससे लोगों को गलत संदेश मिला कि चित्र में रात्रि के किसी दृश्य का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो पहले कैसे दिखाई गई थी कि वार्निश रोगन से पुती हुई पड़ी रही थी, तो जिससे लोगों को एक भ्रम हो गया, गलत संदेश मिल गया कि ये चित्र में रात्रि के किसी दृश्य का वर्णन है। लेकिन जब 1940 में वार्निश को हटाया गया, उस रोगन को हटाया गया, तो यह पता चला कि वह चित्र दिन के उजाले जैसा प्रकाशमान था। तो यह चित्र क्या है? एक युवा कप्तान को अपने अधीनस्थ लेफ्टिनेंट को अपनी कंपनी के गैर सैनिकों को वहां से चले जाने के
आदेश देता हुआ दर्शाता है। क्या करता हुआ? एक लेफ्टिनेंट को अपनी कंपनी के गैर सैनिकों को, ठीक है, लेफ्टिनेंट जो है गैर सैनिकों को वहाँ से चले जाने का आदेश दे रहा है, ऐसा इस चित्र में दिखाया गया है। तो इस चित्र में प्रकाश तथा छाया का बहुत अच्छे से प्रयोग हुआ है, प्रभावशाली तरीके से। कप्तान जो है काली वर्दी और लाल पेटी बांधे हुए है, ठीक है। लेफ्टिनेंट जो है कप्तान को, युवा कप्तान को, यहाँ यह चित्र एक युवा कप्तान को, ठीक है, अपने अधीनस्थ लेफ्टिनेंट को, जो युवा कप्तान है वो किसको कह रहा है? लेफ्टिनेंट को, कि अपनी कंपनी के गैर सैनिकों को वहाँ से चले जाने का आदेश देते हुए दर्शाया है, ठीक है। तो कप्तान काली वर्दी और लाल पेटी बांधे हुए है और लेफ्टिनेंट एक छोटी लड़की पीली ड्रेस पहने हुए दिखाई गई है। लेफ्टिनेंट तथा एक छोटी लड़की कैसी ड्रेस पहने हुए है? पीली। ये रंग भी विजय के प्रतीक हैं। लड़की की पेटी बेल्ट से एक सफ़ेद मरा हुआ चूजा लटक रहा है, जो दुश्मन की क्या है? पराजय को दर्शाता है। पृष्ठभूमि में एक ड्रम बजाने वाला सिपाही प्रयाण में गति और शक्ति भरने के लिए खड़ा हुआ है। कैसे? एक ड्रम बजाने वाला जो सिपाही है वो एक शक्ति भरे हुए और गति भरे हुए खड़ा है। तो यह चित्र अभिव्यक्ति के साथ पारंपरिक सैन्य चित्रों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही है। तो ये क्या बताया था मैंने? ब्लैक कपड़े पहने हुए कौन था? कप्तान था। रेड कलर का ये है उसका, और ये कौन है? अधीनस्थ, ठीक है, वो है, ठीक है। तो इस चित्र को आप नेट से देख लेना, इसमें थोड़ा जूम करने के कारण बड़ा हो गया, वो हो गया ब्लर, ठीक। तो ये दिखाया गया है इसमें, ठीक है। ये लाल पेटी बांधी हुई है उसने। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।